अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक-ठाक? अच्छा तो जी, आज जो है हम पास्ट पेपर्स बाइनोमियल पास्ट पेपर्स का एक और सेशन करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम अगले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस होंगे बाइनोमियल के जो उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन हैं, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो ये वाला सवाल एग्जैक्टली जो इस वक्त यहाँ पर दिया हुआ है पहले मेरे स्क्रीन के ऊपर, इसमें लिखा हुआ है वन माइनस एक्स अपॉन सेवन की पावर 14 और वन माइनस टू एक्स की पावर लिखी हुई है 4। अच्छा, वो ये कह रहा है आपसे कि आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख कर दिखा दीजिए, वन प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के अंदर, ठीक है? तो इसमें इसको लिखने का तरीकेकार क्या होगा? देखिए, आपके पास ये दोनों टर्म्स एक्सपेंड होंगे और दोनों की एक्सपेंशन भी बेइंतहा ज़रूरी होगी। उसकी वजह ये है कि ये दोनों के दोनों को मुझे ओपन करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चल सकता, ठीक है? अच्छा, अब ये जो 14 है, इसको ओपन करना तो थोड़ा-सा मतलब मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन ये जो दूसरी टर्म है, इसको ओपन करना थोड़ा-सा मेरे लिए आसान होगा। तो पहले मैं ना दूसरी टर्म को ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं चैलेंजिंग वाली को करूँ। तो अगर मैं दूसरी टर्म को ओपन करूँ तो वन माइनस टू एक्स की पावर 4 है, तो मेरे पास एक सीधा ऑप्शन है कि वन माइनस टू एक्स के ऊपर स्क्वायर और वन माइनस टू एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा के इसे मैं छोड़ दूँ। इसे खोलूँगा मैं, तो वन माइनस फोर एक्स प्लस का फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वन माइनस फोर एक्स प्लस का फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मुझे जो टर्म चाहिए वो एक्स स्क्वायर तक की है, तो मैं इस एक्सपेंशन को सिर्फ इतना मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास एक्स स्क्वायर से रिलेटेड टर्म्स क्रिएट हो जाएं या एक्स स्क्वायर तक भी क्रिएट हो जाएं तो काफ़ी होगा। तो मैंने क्या किया, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन हो गया। वन को माइनस फोर से किया, माइनस का फोर एक्स हो गया और वन को फोर एक्स स्क्वायर से किया, ये प्लस का फोर एक्स। फिर अगली बारी है माइनस फोर एक्स की। अब माइनस फोर एक्स को जब वन से करूंगा तो माइनस का फोर एक्स हो जाएगा। माइनस फोर एक्स को माइनस फोर एक्स से करूंगा तो प्लस का सिक्सटीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन माइनस फोर एक्स को फोर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो क्यूबिक टर्म है और क्यूबिक में मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ स्क्वायर पे खत्म हो जाएगा, तो मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है? इसी तरीके से अब अगली टर्म जो बची हुई है वो फोर एक्स स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे दी हुई है। अब मैं फोर एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा और इससे भी नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से क्यूबिक और फोर की पावर जनरेट हो जाएगी, जो कि मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैंने फोर एक्स स्क्वायर को सिर्फ वन से मल्टीप्लाई किया और फोर एक्स स्क्वायर से एक टर्म क्रिएट कर ली और अब इसको सिंप्लीफाई करके इसको इसी हालत पे छोड़ दूंगा। तो वन माइनस एट एक्स और फाइनली फोर और ट्वेंटी फोर, ये हो जाएगा प्लस का मेरे पास ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये तो मेरी एक्सपेंशन खुल गई, कौन सी वाली? ये वाली। इसको मैंने खोल दिया यहाँ पे। अब दूसरी एक्सपेंशन है ये वाली, इसको मुझे ओपन करना है। अलियासन, तुम भूल गए थे कि आज की क्लास है? अच्छा, अफीफा को तो मैंने खुद मैसेज नहीं किया, इसने बताया इसका मॉक चल रहा है, तो मैंने इसलिए इसको खुद मैसेज नहीं किया। मैंने कहा इसका मॉक चल रहा होगा, बोलेगी सर मॉक में जाग जाग नहीं सकती। फोर्टीन सी जीरो, वन की पावर फोर्टीन माइनस जीरो और माइनस एक्स अपॉन सेवन की पावर जीरो प्लस फोर्टीन सी वन, वन की पावर फोर्टीन माइनस वन और माइनस एक्स अपॉन सेवन की पावर वन और फिर आ गया फोर्टीन सी टू, वन की पावर फोर्टीन माइनस टू और माइनस एक्स अपॉन सेवन की पावर टू। अब आगे तो ले लो ना क्लास, क्या मतलब जाऊँ मैं? डाक तो रही हो तुम, ऐसे भी तो क्लास लेने में क्या मौका रही है? और इसमें तो आ जाएगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वन और फोर्टीन सी वन और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का एक्स अपॉन सेवन प्लस फोर्टीन सी टू, ये मेरे पास होगा नाइन्टी वन और उसके साथ मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर्टी नाइन। चेक कर लेते हैं जरा, नाइन्टी वन डिवाइड बाई फोर्टी नाइन तो कुछ सॉल्यूशन है? हाँ, थर्टीन बाई सेवन है। तो वन प्लस का सॉरी वन माइनस का टू एक्स हो जाएगा ये और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का थर्टीन बाई सेवन एक्स स्क्वायर। So I got the expansion of both the terms till the x square. So now I can multiply both of them in order to make this kind of expression. ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं वन माइनस एट एक्स प्लस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं वन माइनस टू एक्स प्लस थर्टीन ओवर सेवन एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है? अब ऐसा करने से होगा ये भाई कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, लाइक वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन हो जाएगा,
वन 2x से होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और वन जो है 13 से होगा तो 13/7x² हो जाएगा। फिर अब 8x की बारी है। माइनस 8x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भाई माइनस का 8x हो जाएगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा भाई तो माइनस माइनस प्लस होगा, और ये हो जाएगा 16x²। और अब जब ये माइनस का 8x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्यूब टर्म जनरेट कर देगा जो मेरे किसी काम की नहीं है, मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरीके से 24x², 24x² को जब 1 से करूँगा तो वो 24x² हो जाएगा। और अब मैं 24x² को आगे किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि वो बड़ी टर्म्स को क्रिएट कर देगा, मैंने उसको वहीं तक छोड़ दिया। अब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस का 10x, और 16 मेरे पास दिया हुआ है तो इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल देता हूँ। 13/7 प्लस 16 प्लस 24, तो ये हो जाएगा मेरे पास एग्जैक्टली 293/7x²। ठीक हो गई बात, यहाँ तक समझ आ गई कहानी। तो ये टर्म्स मेरे पास हो गई क्रिएट एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये x² तक की टर्म्स है, लेकिन उसमें मुझे a b और c की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट a एंड b। भाई 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर उसने आपको दिया था सवाल में, तो आप जब इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास जो क्रिएट होगी वो होगी आपके पास -10, और b की वैल्यू जो क्रिएट होगी दैट विल बी 293/7। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई मसला कोई परेशानी अगर है तो मुझे वेरी गुड, वेरी गुड, इफ यू हैव डन दैट वन माय फ्रेंड। अच्छा, एक सवाल और ये और दिया हुआ है, और इसके आगे भी हमें और सारे बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। अभी मैं ये दो सवाल करवा के और फिर आगे देखता हूँ मजीद और किस तरह के सवाल है, फिर मैं डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पे जाऊंगा जो वाकई ही प्रॉब्लमेटिक होने चाहिए ना। इस तरह के सवाल जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले, वो तो अब तुम लोग सीख गए हो तो फिर तुम लोग कर भी लोगे, उसमें कोई इतना मसला नहीं होगा। इसने बोला इस फॉर्म में लिख के दिखाना है, स्क्वायर तक जाना है, एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। तो एक्स के स्क्वायर तक जाने के लिए मैं ये करूँगा कि 8c0 2 की पावर 8 - 0 बी एक्स की पावर 0 प्लस 8c1 2 की पावर 8 - 1 और बी एक्स की पावर 1 प्लस 8c2 2 की पावर 8 - 2 और बी एक्स की पावर 2। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 8, ये हो गया 256। 8c1 हो जाएगा 8, 2 की पावर हो जाएगी 7, और ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 8c2, ये हो जाएगा 28, 2 की पावर हो जाएगी 6 और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 256 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हो जाएगी 7, इट्स 1024 बी एक्स, और 28 इंटू 2 की पावर हो जाएगी 6 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1792 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं मैदान में। ये आपके पास दिया हुआ है एक्सपेंशन, और इसके अंदर आपको ए बी सी फिगर आउट करना है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a प्लस 56x प्लस 3x²। ठीक है, कंपैरिजन से a तो मुझे मिल जाएगा फ़ौरन ही, यहाँ पे a है 256। ठीक है, और b जो है वो मैं यहाँ से फिगर आउट कर लूँगा क्योंकि 256 जो है वो मेरा 102 और b के बराबर है। जब मैं b निकालूंगा तो ये हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 1024। तो इस तरह से मेरा b आएगा 256 डिवाइडेड बाय 1024, दैट इज एग्जैक्टली 1/, b की वैल्यू आ गई 1/4। और इसी तरीके से जब मैं c की बात करूँगा तो 1792 बी स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू c। तो 1792 बी की जगह मैंने डाल दिया 1/4 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू c, और c जो है वो मेरे पास हो जाएगा 1792 इंटू 1/4, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 112। ठीक है, ये क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया, और ये क्रिएट हो गया। सही समझ आ गई बात? तो अब मुझे क्या करना है आगे नेक्स्ट पार्ट में वो मुझे कह रहा है कि भाई इसी एक्सपेंशन को इस्तेमाल करते हुए इस टर्म को खोलो और मुझे फिगर आउट करके बताओ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म। ओए होए होए होए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है कि जब आप मल्टीप्लाई करें तो उसमें एक्स एग्जिस्ट ना करे, मतलब एक कांस्टेंट फिगर आउट करना है आपको। देखते हैं कैसे होगा। देखो, ये एक्सपेंशन तो मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ, तो ये मेरे पास आ रही थी। अगर मैं सारी वैल्यूज़ को इनके प्लेस पर रख कर उसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगी 256 प्लस
बी की वैल्यू अगर हम यहाँ डालते हैं तो वो हमारे पास एग्जैक्टली 256 एक्स हो जाएगा। और लास्ट टर्म थी सी, सी की वैल्यू हमारे पास डालने से हो जाएगी कितनी, ये हमारे पास आया है 112 x²। ठीक है, ये तो इसकी हो गई। अच्छा, इसकी एक्सपेंशन जो थी वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर दूँ, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ इसके ऊपर। तो मैंने इस पर लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। उससे ये बन जाएगा मेरे पास 2x पे स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a b और प्लस का b स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इस एक्सपेंशन को उस दूसरी एक्सपेंशन के साथ करना है मल्टीप्लाई, ताकि मैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की टर्म्स को क्रिएट करके पता कर सकूं। तो 4x² माइनस का 12 प्लस का 9/x²। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखें, अगर 256 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x तो क्रिएट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x तो नहीं हो सकता। अगर मैं 256 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ x की टर्म जनरेट हो सकती है जिसमें x मौजूद नहीं होगा। तो मैं सिर्फ उतने ही टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा जहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ x आ सकता है। ठीक है, तो 256 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -12 के साथ, ये एक टर्म हो गई क्लोज। 10 प्लस, अब 256 का तो काम हो गया, अब बारी है इसकी। अच्छा, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यार यहाँ पे तो x आएगा और वो क्यूब में हो जाएगा, वो मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो भी एक x तो आ ही रहा होगा, वो भी किसी काम का नहीं है। उसके बाद जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई यहाँ भी x तो आएगा ही वो, लेकिन वो नीचे आएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x तो आ रहा है। मुझे एक अकेली टर्म चाहिए, अलोन चाहिए। तो ये वाली बात तो सही नहीं है कि इसका मतलब मुझे 256 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब मैं देखता हूँ आखिरी टर्म जो मेरे पास बची थी, इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर 4 हो जाएगी, वो भी मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि x आ रहा होगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तब भी x आ रहा होगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर x² होगा और एक नीचे x² होगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 112x² मल्टीप्लाई बाय 9/x²। x² से x² चला गया। 256 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस का 3072 प्लस 112 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 9 के साथ तो हो जाएगा 1008 माइनस का 3072 सॉरी प्लस 1008। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 2064। गॉट इट? बात समझ में आ गई? ये मेरे पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की टर्म क्रिएट होगी। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। द सेवन टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस, in ascending power of x, this term x to the power 6, it is given by that a b are the positive term constants and something like that, show that b equal to 1/2। यार देखो, उसने सेवेंथ टर्म डायरेक्टली मांग ली, ठीक है, और उसने बोला सेवेंथ टर्म जो है वो इसके बराबर है। The seventh term in the expansion is ascending power of x is 924x to the power 6। अच्छा, अब ये तो उसने कुछ डाटा हमें दिया, उसके जरिए हम फिगर आउट करते हैं। T7 अलबत्ता हमें मालूम चल गया है कि वो 924x की पावर 6 है। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने जर्नल एक्सपेंशन फॉर्मूले पे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है। जर्नल एक्सपेंशन फॉर्मूला जो है मेरा ये होता है NCR a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। ठीक है, तो अब मैं जब इसको कंपेयर करूंगा, यानी कि इन दो चीज़ों को कंपेयर करना है मुझे, ताकि मैं अपना r पता कर सकूं कि r क्या होगा। मैं इनको इनसे कंपेयर करूं तो इसका मतलब 7 बराबर होगा r प्लस 1 के। इसका मतलब है r कितना है मेरे पास, 6। तो मैं अब इस r को पुट करते हुए अपनी एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करूँ। n था मेरे पास 12, 12c6, a जो था वो a के बराबर ही था, वो था 12 माइनस 6, और b जो था वो bx था, उसकी पावर हो जाएगी 6। ठीक है बच्चों, यहाँ से समझ में आ गई बात। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 12c6 किसके बराबर होता है, चेक करते हैं भाई। 12c, अच्छा ये जो हम टर्म खोल रहे हैं ना वो एग्जैक्टली मेरे पास 6 प्लस 1 की टर्म खुल रही है, जो कि 6 प्लस 1 करने से बनेगी एग्जैक्टली 7। ठीक है, तो 12 की 6 अगर मैं करूँ तो वो आता है 924। ठीक है, और उसके साथ a की पावर लगी हुई है 12 माइनस 6, तो a की पावर हो जाएगी 6,
और बी की पावर भी लगी हुई है 6 और एक्स की पावर भी लगी हुई है 6। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 920 एक्स की पावर 6। अब मुझे शो करके दिखाना है और मैं शो कर देता हूँ। देखिए, मैं तमाम चीज़ों को बी को सिर्फ सब्जेक्ट बना रहा हूँ, बी की पावर 6 को सब्जेक्ट बना के तमाम चीज़ों को दूसरी साइड पे मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि वो सब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो सब यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बी की पावर 6 इक्वल टू 1/a की पावर 6। दोनों साइड पे 6th रूट अप्लाई करेंगे हम, कि हमें इसको कैंसिल आउट करना है। तो दोनों साइड पे 6th रूट अप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, बी अकेला हो गया, और ए जो है ये दूसरी साइड के ऊपर 1/a हो जाएगा, क्योंकि उसकी पावर भी 6 है और उसका स्क्वायर रूट भी जो है उसकी पावर भी 6 है। तो अब बी बचा मेरे पास कितना, 1/a के बराबर। दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ बच्चा लोग, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज असेंडिंग पावर ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब उसने एक और कंडीशन दे दी आपको। अच्छा, अब देखो 6 टर्म है तो इसका मतलब आर तो अंडरस्टूड है कि 5 रखा जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अगर खोल लूँ इसको, क्योंकि मुझे बात तो समझ में आ गई है और ये बात वैसे भी समझ में आ चुकी होती है, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इसको। हमेशा जो भी टर्म उसने मांगी होती है ना, पावर जो होती है आर हमेशा उससे एक कम होता है, तो वो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो ये मेरी टर्म नंबर 6 है जिसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है। राइट साइड पे मैं ओपन करूंगा तो 12c5 लिखना चाहिए मुझे, ए की पावर होनी चाहिए 12 माइनस 5, और उसके साथ मेरे पास जो बी है, बी एक्स, उसकी पावर होनी चाहिए 5। ठीक है, तो 198 एक्स की पावर 5, 12c5 चेक करते हैं क्या है, 792, ए की पावर 7 हो जाएगी, डी की पावर 5 हो जाएगी, और एक्स की पावर भी यहाँ पर 5 हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से वैल्यूज़ को निकालना है ताकि मैं कुछ कर सकूँ उसके अंदर, कोई ना कोई चीज़ तो मुझे फिगर आउट करनी है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सारी चीज़ों को यहाँ भेजा और ए और बी को वहीं छोड़ दिया। 198 एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 792 एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू ए की पावर 7 और बी की पावर 5। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और 198 डिवाइडेड बाय 792 करने से हमें मिलता है 1/4। तो ये लिख दिया मैंने 1/4, ए की पावर 7 और बी की पावर 5। अब चूंकि मैं बी पहले निकाल चुका था, वो बराबर था 1/a के, तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई 1/4 जो है, ए की पावर 7 तो ऐसे ही है, बी की जगह लिख दिया हमने 1/a और पावर लगा दी 5। तो 1/4 इक्वल टू ए की पावर 7 डिवाइडेड बाय ए की पावर 5। 1/4 इज इक्वल्स टू ए के ऊपर आ गया स्क्वायर, 7 माइनस 5 क्या होता है, स्क्वायर। टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आपके पास हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 1/2, और इट कैन बी प्लस माइनस एज वेल, बट दे डिड दे मेंशन इट, हाँ इन्होंने मेंशन कर दिया था कि ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं उठाऊंगा, सिर्फ पॉजिटिव ही उठाऊंगा। ये आ गया मेरे पास ये। अब बी जो है वो मेरे पास बराबर था 1/a के, तो बी इज इक्वल्स टू 1/a, ए की जगह लिख दिया मैंने 1/2, तो बी जो है वो मेरे पास आ जाएगा एग्जैक्टली 2। हाँ बच्चा लोग, क्लियर हो गई बात? सवाल समझ में आ गया? किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? अफीफा, तुम अभी तो यूं कर रही हो, फिर बाद में तुम परेशान हो जाती हो। मसला है तो पूछ लो। अच्छा भाई, ये सवाल भी थोड़ा टेक्निकल है। इसमें उसने कहा इन द एक्सपेंशन दिस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू दिस। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है तुम्हें। देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का मतलब क्या होगा कि तुम्हारे पास क्या वैल्यू डलने वाली है वो तो अभी मैं नहीं जानता, लेकिन वो मैं आपको जानने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप खुद भी जान सकें। हमेशा जब भी इस तरह की टर्म्स होती है ना, तो हम डायरेक्टली जब किसी टर्म की बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूले को यूज़ करना चाहिए। तो अगर मैं 5CR करूँ जनरल फॉर्मूले के हिसाब से, तो बस मैं अभी वैसे ही जनरल फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 2 की पावर हो जाएगी 5 माइनस आर, और पी एक्स की पावर हो जाएगी आर, ठीक है। अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यार यहाँ पर जो एक्स आर है, जो मैंने टर्म बनाई है, और उसका जो एक्स क्यूब है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि उसने यही बोला था ना, इन द एक्सपेंशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो मैं इस वाले एक्स आर को उस वाले एक्स क्यूब के बराबर करके यहाँ से आर निकाल लेता हूँ। तो जब बेसिस इक्वल होती है मेरी, तो पावर्स भी क्या होती है, हमेशा इक्वल होती हैं, इंडाइसिस का रूल है। तो आर बराबर हो गया 3 के, तो मुझे पता चल गया आर कितना डलने वाला है। अब मैंने कहा चलो अब काम करते हैं इसके ऊपर। मैंने यहाँ लिखा 5C3, 2 की पावर लिखी मैंने 5 माइनस 3,
और p की पावर मैंने लिखी 3। अब मैंने x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, क्यों? उसने इसलिए नहीं, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसने मुझसे कहा था, उसने कहा था भाई तुम इसका कोफिशिएंट उठाओ। क्या उठाओ? कोफिशिएंट। उसने कहा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि उसमें एक्स क्यूब, एक्स तो शामिल नहीं होगा ना, इट्स अ वेरिएबल। तो मैंने सिर्फ क्या किया, उसको हटा दिया, उसको हटा के जो जो चीज़ें थी वो मेरा कोफिशिएंट था, और उस कोफिशिएंट को मैंने बराबर कर दिया किसके, -8/25 के। हाँ बच्चे, बात समझ में आ गई यहाँ तक कि मैंने अपना कोफिशिएंट फिगर आउट किया और उसको बराबर कर दिया -8/25। आपको क्लियर है? तमाम अवाम। मोहम्मद हसन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पी निकालना है। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी। पी निकालना है तो निकाल लेते हैं भाई। 5c3 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर स्क्वायर होगी तो वो 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय पी क्यूब लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू -8/25। तो पी क्यूब मैं यहीं छोड़ देता हूँ, -8/25 के साथ नीचे आ जाएगा एक 10 और एक 4। तो पी क्यूब, अब चूंकि हम एड मैथ्स में हैं तो हाँ पेपर 1 भी तो आ सकते हैं। 4 1 4, 4 2 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 1 2, 5 10, तो ये हो जाएगा -1/25, 125। जब मैं इस पे क्यूब रूट अप्लाई करूंगा तो याद रखिएगा हमेशा स्क्वायर रूट कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता नेगेटिव वैल्यू में, पर क्यूब रूट हो सकता है। तो क्यूब रूट जो है वो जब सिंप्लीफाई होगा तो वो -1/5 आ जाएगा। क्लियर है भाई? पी की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अगले पार्ट में वो मुझसे ये कह रहा है अ टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स की जो पावर है वो क्या है, 0। तो पहले तो इस एक्सपेंशन को जर्नल फॉर्म से ओपन करना और उसके बाद कुछ ही नतीजे पे पहुंचेंगे, ठीक है। 8CR, ठीक है, 2x² की पावर हो जाएगी 8 - r, और 1/4x² की पावर हो जाएगी r, ठीक है भाई। अब सारे x जो है ना उनको एक तरफ करना है। 8CR, 2 की पावर है 8 - r, x की पावर है 2 × 8 - r, सही है। इसी तरीके से 1 की पावर है r, 4 की पावर है r, और x की पावर है 2r। सारे x को एक तरफ लेकर आएंगे अब आप। 8CR, 2 की पावर 8 - r, इंटू 1 की पावर r, 4 की पावर r, और x की पावर 2 इंटू 8 - r, और माइनस का 2r। ये माइनस का 2r क्यों हुआ? क्योंकि ये एक टर्म ऊपर थी और एक टर्म नीचे थी। जब बेस सेम होती है, डिवीजन हो रहा होता है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसके पास माइनस हो जाएगी, तो मैंने इसको माइनस में लिख दिया। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म निकालने का तरीकेकार ये होता है कि आपने एक्स की जो भी वैल्यू बनाई है उस वैल्यू को आप उठा के एग्जैक्टली एक्स की पावर 0 से कंपेयर करें। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो बेसिस इक्वल होने से पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो 2 इंटू 8 - r -2r = 0। अब यहाँ से आप r निकाल के वापस डालेंगे और आपको टर्म मिल जाएगी। 2 8 हो जाएगा भाई 16 - 2r -2r = 0, 16 = 4r, एंड r = 4। r की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। सही है जनाब। अब r की वैल्यू जब मैं 4 निकाल चुका हूँ तो अब वो 4 उठा के मुझे एग्जैक्टली इसमें पुट करना है, लेकिन मैं x की जगह पे नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ही यही है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होनी चाहिए, यानी कि x उसमें एग्जिस्ट ना करे, ठीक है भाई। तो 8C4, 2 की पावर 8 - 4 इंटू 1 की पावर 4 और 4 की पावर 4, ठीक है। तो 8C4 70 होता है, 2 की पावर 4 होती है 16, 1 की पावर 4 1 ही रहेगी, 4 की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 256। तो 70 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 256, आई एम गेटिंग 35/8, ठीक है। अगर ये सपोज करें पेपर 1 का सवाल होता तो पेपर 1 में मैं सारी चीज़ों को आराम आराम से तरीके से सॉल्व करता, और अगर मैं पेपर 1 के सवाल को फॉलो करता तो मेरे पास ये जो 8C4 है ना, इसको खोलने के लिए ये तरीका होता 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 - 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, और फिर मैं उसको सिंप्लीफाई करता 8 × 7 × 6 × 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे छोड़ देता, और नीचे 4 फैक्टोरियल होता और एक 4 फैक्टोरियल खोल देता।
4 4 3 2 एंड 1। ये 4 फैक्टोरियल चला जाता और अब मैं कैंसिल आउट करता, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 से 2 चला गया और 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो 2 5 ज़ा 10, 7 ज़ा 70, यही टर्म आ रही है। सही समझ आ गई बात। ये उस केस में है कि इफ़ यू आर गोइंग विद द पेपर 1, अगर पेपर 1 में इस तरह का सवाल आ गया तो तुम इस बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर जो कॉम्बिनेशन बायनोमियल कोएफिशिएंट है उसको तुम कैसे ओपन कर सकते हो। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब देखो बेटा, हर सवाल में ना वो इसी तरह की चीज़ें पूछता रहेगा हर जगह पर, और अभी तुम अपना कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करोगे। उसकी खास वजह ये है कि ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 के अंदर जिस पर कैलकुलेटर अलाउड था तो उस वक्त उसमें आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने अब तक जो सवाल सॉल्व किए हैं पहली क्लास में और दूसरी क्लास में मिला के टोटल 12 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें से कोई मुश्किल मैंने 10-12 सवाल ही किए, 10 सवाल क्यों ना किए, कुछ सवाल छोड़े भी हैं उसमें जो उसका पार्ट नहीं थे, सीक्वेंस का पार्ट थे। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला सवाल भी मुझे आसान सा लग रहा है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और यहाँ पे वो कह रहा है ये सवाल भी आसान सा है, इसमें 3 टर्म्स निकालनी है आपको, सिंपल। अब तमाम क्वेश्चंस में आई गेस मेरे ख्याल से यही चीज़ चलती रही। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आता रहेगा, फिर ये आ जाएगा और यही टर्म्स के साथ सॉल्यूशन होता रहेगा। हाँ, ये एक सवाल थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, इसमें एन आया हुआ है, तो ये मैं एक सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स अपॉन 6 की होल पावर लगी हुई है एन। ठीक है, पहले मैं इसको खोलूंगा, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा एन सी जीरो, 3 की पावर हो जाएगी एन माइनस जीरो, और माइनस एक्स अपॉन 6 की पावर हो जाएगी जीरो। ठीक हो गई बात। अगला काम क्या होगा, एन सी जीरो के बाद जब मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा, इसको ओपन करूंगा, तो उसने मुझे ये कहा था कि भाई द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन इज इक्वल टू दिस। तो पहली टर्म तो मैंने खोल दी, दूसरी टर्म जब मैं खोलूंगा तो एन सी वन, 3 की पावर एन माइनस वन, और माइनस एक्स अपॉन 6 की पावर हो जाएगी 1, प्लस फिर होगा 3c2, और 3 की पावर हो जाएगी, सॉरी, विल बी एन सी टू, और 3 की पावर हो जाएगी एन माइनस टू, और आखिरी टर्म में माइनस एक्स अपॉन 6 की पावर हो जाएगी 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा, कुछ बातें मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कहीं कर लेना। देखो, एन सी जीरो हमेशा 1 के बराबर होता है, एन सी वन हमेशा एन के बराबर होता है, और एन सी एन माइनस वन भी हमेशा एन के बराबर होता है। ठीक है, एन सी एन माइनस वन का मतलब होता है लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, यानी कि 5c4 हो जाएगा। ये 5c4 हमेशा जो है वो 5 के बराबर होगा। इसी तरीके से 10c9 हो सकता है, वो हमेशा 10 के बराबर होगा। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं पेपर 1 के अंदर जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो। तो अब जैसे मैं इस थ्योरम को अगर फॉलो करता हूँ तो मुझे पता है कि एन सी जीरो जो है वो मेरे पास 1 होने वाला है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 3 की पावर एन ही बचेगी, क्योंकि बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी टर्म में एन सी वन का मतलब होगा एन, तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, 3 की पावर लिखी हुई होगी एन माइनस वन, और उसके साथ मुझे मिलेगा माइनस का एक्स अपॉन 6, तो पावर थी 1। दूसरी टर्म के अंदर मेरे पास एन सी टू, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ नहीं करूंगा उसके साथ, 3 की पावर एन माइनस टू को भी ऐसे छोड़ दूंगा, और आखिरी टर्म को सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 होगा। अब मैं कंपैरिजन पे जाऊँ, पहले जो टर्म थी वो 81 थी, यानी कि मेरी पहली टर्म 81 प्लस ए एक्स प्लस का बी एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखो, कॉफिशेंट्स हैं तो कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना है, यानी कि 81 जो है वो सबसे पहले 3 की पावर n के बराबर होगा, तो 81 3 की प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है 3 की पावर 4। ठीक है भाई, तो जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। सही जनाब, ये हमने फिगर आउट कर लिया, n हमें मिल गया। दूसरी टर्म के अंदर मैं सिर्फ कंपैरिजन पे जा रहा हूँ, तो मैं कंपैरिजन ही करूंगा वेरिएबल्स को हटाकर। मेरा a जो है वो बराबर होना चाहिए n, 3 की पावर n माइनस वन, और माइनस 1/6 के। देखो ये बात समझ में आई, मैंने x को हटा दिया, मैंने इसमें से a को इस सिर्फ इसके कोफिशिएंट से कंपेयर कर दिया, क्योंकि वो a एग्जैक्टली यहाँ पे कोफिशिएंट ही था। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये करूँगा कि a मुझे निकालना है, n मुझे पहले से मालूम है, दैट इज 4, 3 की पावर हो जाएगी 4 माइनस वन, और माइनस 1/6, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मतलब होती है 27 इंटू माइनस 1/6, तो 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 वन ज़ा 3, 9 ज़ा 27, तो a मेरे पास हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अब मेरे पास है आखिरी ऑप्शन जिसको मुझे कंपेयर करके b निकालना है। तो मेरा जो b है बेटे वो बराबर होगा एन सी टू, 3 की पावर n माइनस टू,
और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/36। सही है। एन चूंकि मैं निकाल चुका हूँ तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा, तो वो मेरे पास था कितना 4c2, 3 की पावर हो जाएगी 4 - 2 और ये लिखा हुआ है 1/36। 4c2 हमारे पास अगर पेपर 1 है तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से खोलते हैं। 4c2 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और एक और 2 फैक्टोरियल से 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये दोनों तो चले जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा हो जाएगा 6, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा एग्जैक्टली क्या 6। 3 के साथ लिखा हुआ है 4 - 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू 1/36। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 1/36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, दैट विल बी 9/6 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। फाइनली बी जो है वो मेरे पास 3/12। सही। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना ज़्यादातर आपके पास कंपैरिजन और यही तमाम चीज़ें, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बस आपको ओपन करके और उसको कंपेयर करके फिगर आउट करना होता है। हमेशा ईजिएस्ट वेरिएबल जो होता है ना वो पहली टर्म से ही मिलता है, तो पहली टर्म के बराबर होता है, तो वहीं से आपको सबसे पहला जो इनिशियल प्रॉब्लमेटिक वेरिएबल होता है वो वहीं से मिल जाता है। सेकंड टर्म को जब आप उसको ओपन करते हैं तो उससे आपके पास दूसरे ऑप्शन की जो वैल्यूज होती है वो भी फिगर आउट होना शुरू हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी बायनोमियल में 3 की किसी भी टर्म की पावर n हो जाएगी ना, तो वो हमेशा पहली टर्म से ही n की वैल्यू को ढूंढ लेना, क्योंकि वो उसके अलावा अगर तुमने आगे से तलाश करने की कोशिश की तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। और हर एक पोजीशन एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को फिगर आउट करके देगी। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ें बिल्कुल वैसे ही है कि एक्सपेंड कर दो उसको और वो निकाल दो, और मैं देख लेता हूँ कोई एक आधा और कोई टेक्निकल क्वेश्चन अगर इसमें है तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम अपनी क्लास को यहीं तक। नहीं बच्चा लोग, इसमें कोई मुझे ऐसा सवाल तो नहीं नज़र आ रहा जो इन सब चीज़ों के अलावा हो। ज़्यादातर सारे सवाल इनसे बिलोंग करते हुए ही है मेरे ख्याल से। हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, और अब आपने सिर्फ ये काम करना है कि आपने अब रिमेनिंग बायनोमियल के जो क्वेश्चन हैं एटलीस्ट उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप अगली क्लास में आएंगे, मतलब आपकी सीरीज चल रही थी फिजिकल क्लास के अंदर, तो डेफिनेटली फिजिकल क्लास के अंदर आपकी सीरीज चल रही होगी, तो वो आप उसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके फिर उसको आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि टॉपिक आपका ऑलमोस्ट अब फिनिश हो चुका है। सही है भाई, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हैं, इसके अलावा क्या रहता है, इसके अलावा हमारे पास सीक्वेंस, इसके अलावा हमारी सीरीज, अच्छा वो डिफरेंशिएशन वगैरह है, वो तो अभी हम स्टार्ट कर लेंगे ना, सीरीज हमारी खत्म होगी, हम उस पर चले जाएंगे। तो आप लोग इसको प्रॉपरली देख लीजिएगा वीडियो को। अगर किसी बच्चे ने पहली वीडियो मिस की है तो वो पहली वीडियो को भी देख ले और सेकंड वीडियो को भी देख ले। मैं एक और लेक्चर भी डाल दूंगा इसके इंट्रोडक्शन का, तो फिर आपके पास ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप फिर वहीं से उसकी वीडियोस को देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा लाजमी, और जो है ना शेयर भी।